Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today we are going to know what is to be conducted in the question paper of English for the session 2022-23. हमने सेक्शन A जो कि MCQ बेस्ड था को हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। आज हम पार्ट 2 में सेक्शन B जो कि रिटिन फॉर्म में होगा, 50 मार्क्स के लिए होगा, को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड सारी वीडियोस, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हों और चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से रिलेटेड हों, आपको लगातार मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन हम कह रहे हैं कि रिटिन फॉर्म में आएगा, हालांकि राइटिंग सेक्शन एक अलग तरह का सेक्शन होता है। ओवरऑल हम यहाँ पर सेक्शन बी में बात करेंगे कि वो सारे क्वेश्चंस जो हमें रिटिन में आंसर्स देने हैं, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 निकल करके आता है, उसके अंदर आपको आता है अनसीन पैसेज। इसका मतलब ये हुआ कि एक अनसीन पैसेज आपका MCQs में जा चुका है और अब आपका एक अनसीन पैसेज दोबारा आएगा जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए होंगे जो कि आपको इस पैसेज के अंदर से देने होते हैं। और ये मान लीजिए कि इनकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट आंसर की तरह से नियर अबाउट 40 वर्ड्स के अंदर आपको इनके आंसर्स देने होते हैं। और एक 4th क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कहा जाता है कि कोई भी सेम मीनिंग बताएं, कोई भी सेम मीनिंग बताएं। कभी कभी आपसे ऑपोजिट वर्ड भी पूछ सकता है, ऑपोजिट वर्ड भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम मीनिंग ही की बात करे। और इन वर्ड्स को पूछने में 2 बातें हैं, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको वर्ड जो भी दिया है सेम मीनिंग या ऑपोजिट वर्ड के लिए, अगर वो आपको आपके पैसेज से अलग दिया है तो वह कह सकता है कि आप पैसेज से उसका सेम मीनिंग या ऑपोजिट वर्ड दें। और अगर आपको पैसेज से वर्ड दिया है तो फिर आपको अपने पास से उसका जैसा भी पूछा जाए सेम मीनिंग या ऑपोजिट वर्ड आपको लिखना होगा। तो इसकी जो है, इसकी जो मार्किंग स्कीम है वह होगी आपकी, यानी 2 मार्क्स के आपके पास 3 क्वेश्चंस आए और 1 नंबर की वोकैबुलरी आई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वोकैबुलरी 2 मार्क्स की हो सकती है और आपके टोटल क्वेश्चन जो है जो मार्क हैं इस अनसीन पैसेज के लिए वो 7 होंगे। और इस अनसीन पैसेज के अंदर आपके जो वर्ड्स हैं, जो इस अनसीन पैसेज की लेंथ है वह 350 वर्ड्स तक हो सकती है। देखिए, क्लास 10 के आप सभी स्टूडेंट्स ये बात बहुत ख़ास तौर से समझ लें कि जब हम अनसीन से क्वेश्चन को आंसर देते हैं तो ज़्यादातर हमारा जो तरीक़ा होता है वह क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है नहीं, और पैसेज से एज इट इज़ वो पूरी 2-3 लाइन जो भी होती हैं उनको उतार डालते हैं। ये गलत तरीक़ा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर पैसेज को पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि पैसेज के अंदर एक ही जगह पर आपका पूरा आंसर मिल जाए। कभी कभी ये होता है कि उस आंसर से रिलेटेड एक बात आपको पहली लाइन में मिलेगी और दूसरी, 3rd और 4th कहीं और मिलेगी, तो आपको उन दोनों को एक जगह करना होता है। तो जब भी आप अनसीन पैसेज करें तो सबसे पहले आपका रूल है कि आप अंडरस्टैंड करें पूरे पैसेज को। अंडरस्टैंड के बाद आप उस पोर्शन को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें एडिटिंग करें और एडिटिंग करने के बाद आप आंसर को लिखें। अब एडिटिंग क्या होती है? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, सपोज़ कीजिए वाई डिड द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर किंग को फॉरेस्ट जाने की बात की गई, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन की बेस पर आंसर तैयार करेंगे। मान लीजिए कि जो भी किंग था वो फॉरेस्ट इसलिए गया क्योंकि उसको 100 टाइगर्स किल करने थे, तो आप कहेंगे द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट। और उसके बाद जो भी किलिंग की बात थी, टू किल 100 टाइगर्स, वो पैसेज से केवल उतना पार्ट लेंगे जितना आंसर में ऐड करने की ज़रूरत है। और ये हैबिट जो है आपको जब डेवलप होगी, जब आप पूरी तरह से कमांड कर लेंगे पैसेज सॉल्यूशन पर।
और ये एक दिन का काम नहीं है, तो कम से कम एग्जामिनेशन में वो पोर्शन ज़रूर आप लिख दें जहाँ पर आंसर है, अगर आप एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो। इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। इसके अंदर क्या आता है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम यहाँ देख रहे हैं कि एप्लीकेशन आपको आएगी, या एप्लीकेशन से एक चॉइस आपको मिलेगी लेटर में। हालांकि जो एप्लीकेशन है वो भी अपने आप में एक लेटर है। एप्लीकेशन को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, और जो हमारे लेटर्स होते हैं जो हम अपने मेंबर्स ऑफ द फैमिली को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन इस तरह से किया गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, वो क्लास में हो सकती है, वो टेस्टिमोनियल लेने के लिए हो सकती है, किसी सर्टिफिकेट को रिक्वायरमेंट हो सकती है स्कूल में। तो एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम और लाइब्रेरियन के नाम, जो भी आपके टाउन के चेयरमैन हैं उसके नाम, वेरियस प्रॉब्लम्स पर बेस हो सकती है। और ये दोनों जो क्वेश्चन हैं इसमें आपको चॉइस मिलेगी, और अगर हम दोनों पर कमांड कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो अगर हमें लगता है कि हमारी इंग्लिश वीक है तो हम किसी एक टाइप के लेटर पर, चाहे वो इनफॉर्मल लेटर हो या फॉर्मल लेटर मीन्स एप्लीकेशन हो, पर मैक्सिमम क्वेश्चन तैयार कर लें। कम से कम 10 तो वो क्वेश्चन तैयार करें जो रिपीटेड हों, जो बार बार आते रहते हैं, और कुछ नया करने की भी कोशिश की जाए। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आता है आपका 4 मार्क्स के लिए। इसके बाद इसी राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको एक नया क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। रिपोर्ट राइटिंग कुछ ऐसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, और इस जैसे स्कूल की मैगज़ीन है और आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि उसके अंदर रिपोर्टर अपना नाम डालता है, ऊपर एक हेडिंग बनाता है कि एनुअल डे सेलिब्रेटेड, एंड जो भी कोरेस्पोंडेंट हैं, जो भी न्यूज़ को दे रहे हैं, वो अपना नाम लिखते हैं बाय समवन, और उसके नीचे किस डेट में कौन सा प्रोग्राम कहाँ पर किया गया, ये एक पूरे सेंटेंस में आप देते हैं, और क्या क्या सेलिब्रेशंस किए गए, या ऐसा कह सकते हैं कि उस सेलिब्रेशन को करने में कौन कौन सी जो आपके यहाँ पर प्रोग्राम्स हुए उनको आप सीक्वेंस में लिखते जाते हैं, और किन किन बच्चों को कौन कौन से प्राइजेज मिले। इस तरह से आप उस दिन की पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। और ये जो आपकी रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट होती है आपकी 6 मार्क्स के लिए। इसमें आपको एक चॉइस मिलती है। चॉइस क्या मिलती है कि आप एक डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मीन्स, डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जैसे कि मान लीजिए कि ब्लड डोनेशन कैंप आपका सेलिब्रेट किया गया है, तो ब्लड डोनेशन कैंप में क्या होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि कोई रेलवे जर्नी है, आपने कैसे ट्रैवल किया, जर्नी किस तरह से पूरी की, या आप किसी एक्सकर्शन पर गए थे या किसी पिकनिक पर गए थे, तो उसका पूरा डिटेल आपने देना है एक पैराग्राफ के अंदर। इसमें वेरियस टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे क्रूअल्टी ऑन एनिमल्स है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, गर्ल्स एजुकेशन है, हेल्थ एंड हाइजीन है, स्पोर्ट्स है, आपके फेवरेट टीचर हैं। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आता है। ठीक है, ये आपका इसमें चॉइस होगी, और ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स के लिए होगा। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें, और इसको तैयार करना ज़्यादा आसान है। और जब आप अपने थॉट्स लिखते हैं तो ये आपको जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मार्क्स इसके अंदर ज़रूर मिल जाते हैं। और जो टॉपर रैंक के स्टूडेंट्स हैं वो हर तरह का एक एक पर्टिकुलर टॉपिक तैयार करें, अपने माइंड्स में उन आइडियाज़ को बिल्कुल प्लान करके रखें, और सही लैंग्वेज में उनको लिखते जाएं। इसकी जो लेंथ होती है वैसे 80 वर्ड्स है, लेकिन आप 80 से 100 में इसको कवर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें हेडिंग लिखना तो आप हेडिंग भी इसमें डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में ग्रामर आएगी, और ग्रामर एक बार फिर आपको राइटिंग सेक्शन बी के अंदर आई है। तो अब आपको जो भी आंसर हैं वो MCQs में नहीं बल्कि आंसर्स आपको खुद बनाकर लिखने होंगे। इस तरह के आंसर्स को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसके अंदर आप आंसर्स अपने आप से पूरे पूरे सेंटेंसेस लिख करके देते हैं, चॉइस नहीं होती कि 2 + 2 + मीन्स ये ग्रामर सेक्शन जो है 6 मार्क्स का आएगा। और इस ग्रामर सेक्शन के अंदर आपको पैसिव वॉइस,
फिर दोबारा से आएंगे, इसमें आपने खुद अब सॉल्यूशन देना है, चॉइस आपके पास नहीं होगी। ये नरेशन मतलब हो गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आएगा। इसमें आपको जो है स्पेलिंग आ सकती है पूरा करने के लिए। इसमें आपको सेंटेंस कंप्लीशन आ सकता है, आधा सेंटेंस आपको दे दिया जाए। इसके अंदर आपको सेंटेंस रीऑर्डरिंग आ सकती है, यानी सेंटेंस रीऑर्डरिंग मतलब जिसके अंदर जो है जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को रीऑर्डर किया जाए। इट मीन्स एक मुकम्मल सेंटेंस आपको बनाना है और वर्ड्स का रीऑर्डर करके आप उसको बना लेंगे। इससे अलग आपको पंक्चुएशन दी जा सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इनमें से कोई 3 पिक कर लिए जाएंगे। हो सकता है कि पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक पंक्चुएशन आ जाए, हो सकता है कि स्पेलिंग के साथ, पैसिव वॉइस के साथ सेंटेंस कंप्लीशन आ जाए, तो कुछ भी इनमें से आ सकता है। आप इसके लिए अच्छे से तैयार रहें और तैयारी करने का जो मोड होगा आपका वो ये होगा, पहले बोर्ड के सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिए हों और फिर कुछ एक्सेप्शंस भी आपको कर लेने हैं और बेसिक रूल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड ईच एंड एवरी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, वहाँ से क्लिक करके आप समझ सकते हैं। नहीं तो जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक लिखकर आगे और ऐसी क्लासेस लिख दीजिए और आपको वह वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। अब हम आते हैं इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर ये आपको 3 क्वेश्चंस मिले जो कि 2 ईच 6 मार्क्स हो गए। इसी के अंदर आपको एक पार्ट मिलेगा जो कि 3 पार्ट के बाद आपको डी पार्ट मिलेगा। इस डी पार्ट में आपको मालूम है क्या करना होगा, आपको ट्रांसलेट करना होगा। ट्रांसलेट मीन्स एक स्टोरी टाइप आपको दी जाएगी, एक पैराग्राफ दिया जाएगा हिंदी में जिसमें एटलीस्ट 4 और 5 सेंटेंसेस होंगे जो कि 4 मार्क्स के लिए होगा। इस तरह से इसका टोटल जो है 10 हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेट आपको एक हिंदी का पैराग्राफ करना है। स्टोरी ट्रांसलेशन में आपको एक ख़ास बात याद करनी है, कभी कभी हिंदी का कोई ऐसा वर्ड आ जाता है कि हमें उसकी इंग्लिश नहीं पता होती। जैसे मान लीजिए एक वर्ड वैभव आ गया, अब वैभव का जो वर्ड है पर्टिकुलर मीनिंग स्प्लेंडर हमें वो याद नहीं है, तो हम इस तरह से रियलाइज़ कर सकते हैं कि वैभव का मतलब है बहुत शान शौकत, बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन, बहुत ही लग्जूरियस लाइफ। तो हम जैसे अब हमने यहाँ से लग्जूरियस वर्ड ढूंढा तो हम वहाँ पर बिग कह सकते हैं, ग्रेट कह सकते हैं। अगर आपको स्प्लेंडर जैसे वर्ड लर्न नहीं हो रहे या याद नहीं आ रहे हैं टाइम पर, तो आप कोई उसका मैचिंग का वर्ड यूज़ करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। जहाँ तक वोकेबलरी लर्न करने का सवाल है, वोकेबलरी लर्न एकदम आप नहीं कर पाते हैं। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, अनसीन पैसेज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ से आप नए नए वर्ड सीखते हैं। इसलिए वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए आपका रीडिंग सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कम से कम एक पैराग्राफ आपको पढ़ना चाहिए। एनीवे, आप ट्रांसलेशन यहाँ पर कर लेते हैं। हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कहाँ से आप अपना क्वेश्चन शुरू करें, कितना स्पेस दें और किस तरह से अगले क्वेश्चन को लेकर के चलें। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 वह क्वेश्चन है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा लर्निंग करते हैं, हर चैप्टर से शॉर्ट आंसर्स लेते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से। इट मीन्स फर्स्ट फ्लाइट बुक में आपको क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा, उसके साथ आपको चॉइस दे दी जाएगी, यानी एक क्वेश्चन में फर्स्ट करिए या सेकंड कीजिए। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि एक आपको क्वेश्चन ए मिला, इसमें से फर्स्ट कीजिए या सेकंड कीजिए। फिर आपको क्वेश्चन दूसरा मिला, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए या आप 4th कीजिए। तो चॉइस आपको इस तरह से 2 में से 1 भी मिल सकती है और इस तरह भी चॉइस आपको आ सकती है कि 3 शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएं और कह दिया जाए कि कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। इनकी जो लेंथ होगी वो 30 से 40 वर्ड्स होगी और इसमें हर क्वेश्चन का जो मार्किंग होगा वो 3 मार्क्स होगा। इस तरह से टोटल 6 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 में फर्स्ट फ्लाइट से ही आपको, जिसे आप लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, एक्चुअली लॉन्ग तो आंसर होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इट मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है तो ये भी आपके फर्स्ट फ्लाइट से आएगा और ये आपका अकेला क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए होगा और आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक चॉइस करना होगा। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आप कैरेक्टर्स, जितने भी आपके मेन कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स में, उनके कैरेक्टर्स को अच्छे से तैयार कर लें और इस लॉन्ग आंसर को सॉल्व करने में आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आप 3-4 हेडिंग 2 और 3 सेंटेंसेस के साथ ज़रूर बनाएं, क्योंकि यूपी बोर्ड के अंदर हेडिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जब आप शॉर्ट आंसर लिखें तो क्वेश्चन का जो टेंस है उसको मद्देनज़र रखें और उसी क्वेश्चन के टेंस के बेस पर आप अपना आंसर लिखें और आंसर को बहुत कुछ ज़्यादा लिख करके ये ना सोचें कि अगर हमने बड़ा आंसर कर दिया तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे। आप उतना लिखें जितना क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है और एग्जैक्टली वही अगर जो पूछा गया है आपने लिखा है तो आपके फुल मार्क्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इस सब्जेक्टिव पार्ट सेक्शन बी के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 27 और 28 हैं ये बहुत ज़्यादा नए हैं और बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्यों? इनकी इम्पोर्टेंस यह है कि अब से पहले जब सेंट्रल आइडिया आया करता था तो सेंट्रल आइडिया में और 4 लाइन्स किसी भी पोएम की लिखने में चॉइस हुआ करती थी, तो स्टूडेंट्स 4 लाइन्स लिखना पसंद करते थे इन कंपैरिजन टू सेंट्रल आइडिया लिखने के। अब याद रखिए कि क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर सेंट्रल आइडिया ही लिखना होगा। इसमें सेंट्रल आइडियाज़ में तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, 3 में से कोई एक करना होगा, बट आपको जो ये 4 लाइन्स हैं ये आपको एक अलग क्वेश्चन में मिलेंगी और इसके ऑप्शन में जो आपको मिलने वाला है ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन माना जाता है। इसमें आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जो कि पोएम बेस्ड होगा। अगर मान लीजिए पोएम है आपकी ट्रीज़, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रीज़ बाहर क्यों जाना चाहते थे, बाहर ट्रीज़ के बिना क्या स्थिति थी, पोएटेस क्या चाहती थी, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपकी पोएम सपोज कीजिए कि एनिमल्स है तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि पोएट एनिमल क्यों बन जाना चाहता है, कौन से ट्रेड्स ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग्स लॉस कर चुके हैं, तो आपको पूरी पोएम आनी चाहिए। सेंट्रल आइडिया में आपको पूरी पोएम की थीम को लेकर चलना होता है, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको पर्टिकुलर वही बात आपको एक्सप्रेस करनी होती है जो क्वेश्चन में पूछी गई होती है। ये जो क्वेश्चन आपका होगा पोएम बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, ये लगभग 40 से 50 वर्ड्स के अंदर आपको ये डिस्क्राइब करना होगा और जो सेंट्रल आइडिया है ये भी आपको 40 से 50 वर्ड्स के बीच में इसको डिस्क्राइब करना होगा और इनकी दोनों की ही जो मार्किंग है वो 3 मार्क्स के लिए होगी। इस तरह से सब्जेक्टिव फॉर्म में 50 मार्क्स वाले पार्ट में आपको जो पोएट्री मिलेगी वो 6 मार्क्स के लिए मिलेगी। अब हमारे बचते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। तो याद रहे आपकी एक बुक अब भी बाकी है, क्या फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इस बुक के अंदर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन मिलना है। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर आपको याद होगा कि शॉर्ट आंसर बेस्ड 2 क्वेश्चंस मिले थे, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 3 मार्क्स के लिए आएगा और जिसकी जो वर्ड लिमिट है वो लगभग 40 वर्ड्स होगी और ये आपको 2 में से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जिसे आप लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं और ये 6 मार्क्स के लिए होगा और ये दोनों ही फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपको आएगा और ये भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से निकल करके आएगा। इसमें भी आपको कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं और आपको जब शॉर्ट क्वेश्चन की बात हम आपको बोलें तो याद रखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल उसी टेक्निक से करना है जो कि आपको
फर्स्ट फ्लाइट में बताया गया था कि क्वेश्चन का हिस्सा लेकर के अपने आंसर की आप शुरुआत करें। लॉन्ग आंसर्स में हेडिंग्स होनी बहुत ज़रूरी हैं और हमने आपको बताया कि एग्जामिनेशन के दौरान जब आप अपना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो आपको सारे क्वेश्चंस उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इस तरह से लिखना है जो कि हमने वीडियो के बीच में बोली थी। सपोज़ कीजिए आपने राइटिंग सेक्शन करना शुरू किया और आप राइटिंग में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने वाले हैं, तो आपने यहाँ पर आपकी पूरी कॉपी है कि मिड में लिख दिया क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आपने अंडरस्कोर लगाया, अंडरस्कोर मतलब डैश नीचे की तरफ को लगाया और ये लिखा। अब आपने मार्जिन बना रखा होगा, इस मार्जिन में आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आंसर किसका, 21 का फर्स्ट। ठीक है, अब आप इस आंसर को सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, जहाँ तक आपकी कॉपी का एंड है उससे आधा सेंटीमीटर तक आप अपनी लाइंस एक जैसी बनाएंगे और जब आपका ये आंसर पूरा हो जाए तो कम से कम एक लाइन और मैक्सिमम 2 लाइन छोड़कर आप लिखेंगे आंसर 21 का इस तरह से सेकंड, और सेकंड के बाद फिर आप अपना आंसर पूरा करेंगे। और बेहतर होगा कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हों क्वेश्चंस को तो सीक्वेंस में करें। बहुत ज़्यादा एडवांस में कॉपी के अंदर गैप छोड़ते रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। हेडिंग्स में ब्लैक कलर का स्पेशली जेल पेन का यूज़ करें, और अगर आपको लगता है कि जो एग्जामिनर है कहीं कन्फ्यूज़न हो सकता है कि वो पीछे पेज ना पलटे, तो वहाँ पर एंड में प्लीज़ टर्न ओवर यानी PTO ज़रूर आप लिख करके छोड़ें, और अपने रोल नंबर को और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत है उसको, सब्जेक्ट कोड को बहुत अच्छे से बहुत सावधानी से भरें। और जो आपका जो रोल नंबर फिल किया जाना है तो उसमें आप लाख, थाउजेंड और हंड्रेड्स में ना लिखें। आप लिखेंगे, अगर आपका रोल नंबर सपोज़ कीजिए ये है 449020, तो आप इस हर डिजिट को अलग अलग लिखेंगे। 4 इट मीन्स FOUR 4, FOUR 4, 90020, इस तरह से आप लिखेंगे। इसके अलग भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, चूँकि अभी इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा टाइम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके सारे सॉल्यूशंस हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अपनी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए, ग्रामर के लिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी सिलसिले में आपसे दोबारा। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।